नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई डूब के मरे तो उसका मज़हब मत पूछो, किसी के घर में आग लगे तो उसका मज़हब मत पूछो। कोई हादसा करके सड़क पे तड़प रहा हो, कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उसका मज़हब मत पूछो, उसका जाति, उसका नाम मत पूछो। यही इंसानियत है। लोग धर्म में बँटे हुए हों, जाति में बँटे हुए हों, लेकिन हमारा पूर्ण विश्वास है कि सारे इंसान एक ही माँ-बाप के संतान हैं। इसलिए इंसानों के साथ इंसान का सलूक होना चाहिए। ये बेईमान लोग हैं जो हम पर इस तरह का अनर्गल बयानबाज़ी कर रहे हैं, हम उसके बयान की परवाह नहीं। वहाँ की जनता ने उसको जिताया था, जदयू के खिलाफ जिताया था। वो हमारे गठबंधन में जीते थे। तो वो अपने मैंडेट की इसने परवाह नहीं की। जहाँ से वो जीते थे और मेरे गठबंधन का उसमें रोल था। और आज हम लोगों के खिलाफ भी उनकी बयानात हो रहे हैं। उनसे पूछिए, अगर ज़मीर ज़िंदा है, तो कुर्सियाँ तो चंद दिन की होती है ना? लेकिन तारीख जब लिखी जाएगी, तो ज़मा खान का नाम किसमें होगा। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज़ में। अभी हमारे साथ मौजूद है एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान साहब जी। इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से बिहार शरीफ में हिंसा हुई और सासाराम में हिंसा हुई है, सरकार की कोई भी नुमाइंदा वहाँ पर जा कर के उन लोगों को आर्थिक सहयोग मदद नहीं करती है। और एआईएमआईएम के इकलौते ऐसे विधायक हैं जो जा कर के न सत्ता में है, न विपक्ष में है, न पक्ष में न विपक्ष में, उसके बावजूद भी जाकर के वहाँ के लोगों की मदद करते हैं और वहाँ के लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। सबसे पहले सर उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया साहब। सर ये बताइए कि आखिर सत्ता पक्ष के लोग और खास करके अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री जमा खान साहब क्यों नहीं गए वहाँ पर और क्यों नहीं उनके चेहरे पर मुस्कान ला पाए? देखिए, मुस्लिम अक़लियत के वोट इन लोगों को इलेक्शन के ज़माने में चाहिए। सरकारी नौकरी हो, सरकारी इदारों में नुमाइंदगी हो, सरकारी ठेके हों या विकास का मामला हो, मुस्लिम अक़लियत की बस्ती में पहुँचती है या नहीं पहुँचती, इसको कोई ठिकाना नहीं है। इसकी खबर लेने वाला कोई नहीं है। माइनॉरिटी के नाम पे भी जो वज़ीर बनते हैं, ज़ाहिर है कि वो अपनी सलाहियत के नाम पर नहीं बनते, वो माइनॉरिटी के कोटे में बनते हैं। वो सरकार के चापलूस बनकर रह जाते हैं, वज़ीर आला के दरबारी बनकर रह जाते हैं और हिम्मत उसकी नहीं है कि अपनी मिल्लत के मसाइल की बात करें। चूँकि इस वक़्त बेज़मीरी की सियासत हो गई है, ज़मीर बेचकर लोग सियासत करने लगे हैं, इसलिए वो मिल्लत के मसाइल पर मुँह बाँधे हुए हैं और यही वजह है, इस तरह के सो कॉल्ड लीडरशिप ने हमारे लोगों को नुकसान पहुँचाया है। आज़ादी के इन 75 सालों के दरमियान में माइनॉरिटी का और दलित का उत्थान न होना, दरअसल माइनॉरिटी और दलित लीडरशिप की भी एक बड़ी ज़िम्मेदारी है, जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को सही तौर पर अदा नहीं किया। लेकिन जो कुछ अभी बिहार शरीफ में और सासाराम में हुआ है, वो तो हुकूमत की तरफ से किया जाने वाली लापरवाही का नतीजा है। 31 तारीख को जो घटना घटी, तो हथियारबंद लोगों ने जुलूस निकाले और मुकामी लोग नहीं थे, अदर डिस्ट्रिक्ट के थे और इंटेलिजेंस का फेल्योर ऐसा था कि या फिर जानबूझकर वहाँ के एसपी ने लापरवाही बरती, दंगाइयों को दंगा करने का मौका दिया, न कोई सीसीटीवी का इंतजाम इन्होंने किया, न फोटोग्राफी इन्होंने की, न पुलिस की तैनाती इन्होंने की। चूंकि राज्य के अंदर कई शहर ऐसे हैं जो संवेदनशील हैं और उस संवेदनशीलता में उनका भी नाम आता है, नालंदा का नाम आता है और ऐसा कुछ न किया जाना, लगता है कि फसादियों के प्री प्लान जो मंसूबा था उसको जमीन पर उतारने के लिए पुलिस कहीं ना कहीं सहयोगी बनी हुई थी। सर अगर जिस मान लें तरीके कि पहले दिन की घटना पुलिस की लापरवाही, इंतजामिया की लापरवाही से हुई, तो बिहार के मुखिया को तो खबर हो गई थी, उनका जिला है और पटने से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन दूसरे दिन की घटना जो घटी, तो वो क्यों घटी, एक बड़ा सवाल है। हम लोगों को यह अंदेशा है कि पहले दिन की घटना तो बीजेपी ने माइनॉरिटी के लोगों को निशाना बनाया ताकि बीजेपी के वोट मुत्तहिद हो जाए, लेकिन दूसरे दिन का घटना खुद गठबंधन के लोगों ने चाहा कि हो जाए ताकि माइनॉरिटी की ठुकैया हो जाए, तो ये डर के मारे मेरे झोले में आ जाए। तो दोनों इस वक्त खेल रहा है माइनॉरिटी के वोट से। माइनॉरिटी को कोई जुल्म करके अपने सांप्रदायिक वोट को एक कर रहा है और कोई माइनॉरिटी पर हमला होता देखकर चुप्पी साध कर उनको खौफ में मुब्तला करके अपने कब्जे में लेना चाहता है। शुरू दिन से हम लोग का मांग रहा है कि भाई, आप कहते हो कि आपदा पीड़ितों पर राजकोष का सबसे पहला हक है, अब तक आपने कंपनसेशन ऐलान नहीं किया। फौरी तौर पर भी जो रिलीफ होना था वो भी आपने नहीं किया। डीएम और एसपी को आपने ट्रांसफर किया। डीएम और एसपी को जवाबदेह करार देना चाहिए, आपने उसको अब तक जवाबदेह करार नहीं दिया। तो आखिर हुकूमत कर क्या रही है। सर ये बताइए जिस तरीके से आप लोग गए थे, जो जिसका ठेला जला ठेला दिया, जिसका फल का दुकान था उसके फल का दुकान लगवाया, आपने लारी वगैरह दिया,
लेकिन ये तो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है सर कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप मुसलमानों के लिए गए थे। लेकिन वहाँ पर हमने भी देखा था और लोगों ने भी देखा था सोशल मीडिया के माध्यम से, मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू को भी आपने बाँटने का काम किया, जिसके मकान जले थे, जिसके दुकान जले थे, उनको भी आप लोगों ने मदद करने का काम किया सर। तो यहाँ पे धर्म मज़हब कहाँ है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई डूब के मरे तो उसका मज़हब मत पूछो, किसी के घर में आग लगे तो उसका मज़हब मत पूछो। कोई हादसा करके सड़क पे तड़प रहा हो, कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उसका मज़हब मत पूछो, उसका जाति, उसका नाम मत पूछो। यही इंसानियत है। लोग धर्म में बँटे हुए हों, जाति में बँटे हुए हों, लेकिन हमारा पूर्ण विश्वास है कि सारे इंसान एक ही माँ-बाप के संतान हैं। इसलिए इंसानों के साथ इंसान का सलूक होना चाहिए। ये बेईमान लोग हैं जो हम पर इस तरह का अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, हम उसके बयान की परवाह नहीं करते। हमारा कसूर सिर्फ यही है कि जिस तरह से हमने बिहार शरीफ के और सासाराम के दंगा को एक्सपोज किया, सारे लोगों ने मुंह में चुप्पी बांध ली थी। बीजेपी तो उसमें शामिल ही थी, बीजेपी बोल नहीं सकती थी, अपोजिशन की कोई आवाज नहीं थी, सत्ता के लोग शर्म के मारे बोल नहीं रहे थे। अगर किसी ने एक्सपोज किया है तो एमआईएम ने एक्सपोज किया है। यही जुर्म मेरा रहा कि मुझे वहां जाने नहीं दिया गया। अरे जो लोग बम बंदूक बारूद और हथियार लेके आए तो उसको रोक नहीं पाए, और मैं नफरत की जगह पर मोहब्बत का पैगाम लेकर और उसके दर्द पर मरहम लेकर जा रहा हूं तो मुझे रोक रहे हो। मुझे रोक दिया, मुझे जाने नहीं दिया। बीजेपी के नेता को लेकर सर्किट हाउस में बैठाया। मैंने एसडीओ से कहा, मैंने डीएम से कहा कि भाई अगर मुझे घटनास्थल पे न जाने दोगे न जाने दो, मैं आपसे बात करूंगा, मैं डीएम के आ जाता हूँ, एसडीओ ऑफिस आ जाता हूँ, सर्किट हाउस आ जाता हूँ, लेकिन मुझे कहीं लोगों ने अलाउ नहीं किया। इसका मतलब ये है कि हुकूमत निशाने पे लेती है कि माइनॉरिटी की कोई लीडरशिप आगे न बढ़े। हम अपनी बदनामी की परवाह नहीं करते, लेकिन सवाल ये पैदा होता है इन लोगों के पेट में ऐठन इसलिए है कि माइनॉरिटी के दरमियान में कोई लीडरशिप जन्म न ले। ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन माइनॉरिटी की लीडरशिप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से वो लोग जो लोग भाजपा के साथ 18 20 22 साल जम के रहे, साथ रहे, एक ही साथ खाना पीना ओढ़ना बिछोना जिनका रहा, वो लोग मुझे आज कह रहे हैं। तो मुझे ताज्जुब होती इस बात पर कि अरे कहां से अपने कथन पर भी जरा अपने गरिमान पर भी नहीं झांकते हो कि बिहार में बीजेपी को स्थापित करने में किनका रोल रहा, आरएसएस को घर घर किसने पहुंचाया, और हमको कहते हो ना हम कल थे ना आज है ना कभी हो सकते हैं। मेरी नस्ल है कभी बीजेपी का। जो लोग धार्मिक उन्माद करें, जाति उन्माद करें, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हम उसका कभी साथ नहीं दे सकते। हम इंसानियत पर यकीन रखते हैं, हम इंसाफ पर यकीन रखते हैं और इस देश के संविधान पर यकीन रखते हैं। इंसानियत तकाजा इंसाफ और संविधान कहीं इस बात की इजाजत नहीं देता कि धर्म और जाति के नाम पर राजनीति की जाए। हम तो मजलूमों की आवाज बने हैं, क्योंकि देश में ये सच्चाई है, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, बहुत सारे एनजीओ की रिपोर्ट है, अखबार वालों की रिपोर्ट है, मीडिया के साथियों की सच्चाई है कि माइनॉरिटी के लोग आज़ादी के वक्त जो उनकी हालत थी, उनका जीवन स्तर और गिरा है, शिक्षा में उनकी स्थिति और खराब हुई है, नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी और घटी है, सरकारी तंत्र में उसकी हिस्सेदारी और घटी है। इस सच्चाई को कौन इनकार कर सकता कि 15% आबादी है, पार्लियामेंट में 18-20 आदमी उनके होते हैं, बिहार में भी उनकी 20% की आबादी है, असेंबली में कितने लोग हैं, सरकारी नौकरियां कितने लोगों की है, कितने जगह डीएम और एसपी है। ये सारा कुछ दिख रहा है कि माइनॉरिटी के लोगों की हालत अच्छी नहीं है। इसलिए हम माइनॉरिटी की मजबूरी और महरूमी की वकालत कर रहे हैं। हम दलितों की महरूमी और उनके साथ नाइंसाफी की वकालत कर रहे हैं, और यही बात सत्ता में बैठे हुए लोगों के पेट में ऐठन हो जाती है। जिस तरह रात को चोर को चिंगारी देखकर, टॉर्च की रोशनी देखकर परेशानी होती है, ठीक सत्ता में बैठे हुए वो लोग जो लोग शोषण और दोहन करते रहे, उनको हक की आवाज सुनकर बेचैनी होती है। आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी का खौफ दिखा करके जो भी अदर पार्टी है वो अपना मुस्लिम का वोट अपने कब्जे में लेना अरे चाहती है? यही तो सच्चाई रही है हमें से। देखो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, देखो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। अरे हम नहीं रहे तब भी तो बीजेपी आई। 2014 में एमआईएम कहीं नहीं थी यूपी में, 2014 में एमआईएम कहीं नहीं थी बिहार में, कैसे जीत गए? नीतीश बाबू तो उसी के साथ थे। तो मामला ये है कि इन लोगों का अपना तमाशा है कि ये लोग अपना तमाशा करते रहते हैं। ये अपनी सिर्फ कहीं से भी दलित और अकलियत के लोग ऊपर न उठ सके, यही उनका एक हथियार है। आखिरी सवाल सर ये बताइए, अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान साहब आखिर इतना पीछे क्यों है? अभी तक वहां पर जा करके पीड़ित परिवार से मिले भी नहीं और न उनको मुआवजा के लिए मांग भी की, ऐसा क्यों सर? आखिर माइनॉरिटी के वो अध्यक्ष भी है सर। देखिए, वहां की जनता ने उसको जिताया था, जदयू के खिलाफ जिताया था, वो हमारे गठबंधन में जीते थे, तो वो अपने मैंडेट की इसने परवाह नहीं की। जहां से वो जीते थे और मेरे गठबंधन का उसमें रोल था, और आज हम लोगों के खिलाफ भी उनकी बयानात हो रहे हैं। उनसे पूछिए, अगर जमीर जिंदा है तो कुर्सियां तो चंद दिन की होती है ना? लेकिन तारीख जब लिखी जाएगी तो जमा खान का नाम किसमें होगा कि जिनके नाम पर, जिनके सदक़े में उनको वजारत मिली और उनकी खबर नहीं पूछ सके वो, तो आने वाली नस्लें उन पर अफसोस करेंगी। तो मंत्री जमा खान पर आने वाली नस्लें अफसोस करेगी, उन्हें जाना चाहिए था, ऐसा कहना है एमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान साहब का। और इन्होंने एक सबसे अच्छा पहल ये किया कि वहां पर जा करके, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हो या मुस्लिम धर्म के लोग हो, सबको इन्होंने सामान बांटने का काम किया। जिसका ठेला जला था ठेला देने का काम किया। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया? कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर दें। अगर आप
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।